Hello students, welcome to Study IQ optional channel, one stop solution for all your optional needs. आपके ऑप्शनल अलग अलग सब्जेक्ट जो भी हैं उनके सारे ज़रूरत की सामग्री आपको इस ऑप्शनल चैनल पे एक साथ मिल जाती है। PYQs भी डिस्कस होते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और स्ट्रैटेजी सेशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बेल आइकन वगैरह मुझे नहीं पता है, वो जिन्हें पता होता है वो बताएंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन आप अपने अपडेटेड कंटेंट को रिसीव करने के लिए सब्सक्राइब एटलीस्ट कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस important topic from unit 5 of paper 1, anthropology optional. If you are somebody who has already started preparing for your optional subject, you must be aware of the socio-cultural evolution. थ्योरी को या सोशल एंथ्रो अगर आपने पढ़ लिया हुआ है तो आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में ये सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन के बारे में ज़रूर बताया गया होगा, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से आपने पढ़ा होगा। बट इफ़ यू आर कम्प्लीटली न्यू पर्सन टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, देन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक आइडिया दे देता हूँ। जस्ट लाइक वी यूज टू स्टडी द बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिस्ट हु यूज टू टॉक अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन इन द बायोलॉजिकल टर्म, डार्विन, लेमा, कि सारे लोग क्या बात कर रहे थे कि ह्यूमन का एक इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ आपको इवॉल्व होते हुए देखने को मिली है, सिंगल सेल से मल्टी सेलर की डायरेक्शन रही है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है ना। जब भी आप इन जनरल इवोल्यूशन की बात करते हो और ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर में एक इरिवर्सिबिलिटी के लॉ को भी आप पढ़ते हो कि जो इवोल्यूशन की दिशा है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि जो चेंजेस आ चुके हैं वो बदलने नहीं वाले। अगर हमारे एंसेस्टर्स क्वाड्रपेड थे और हम बाइपेड है, यानी कि 4 से 2 पैरों पे आ गए, तो ऐसा नहीं कल को हम 4 पैर पे चलने लगेंगे, ठीक है ना। इसके लिए एक रूल, एक लॉ भी आपको पढ़ाया जाता है जो कि आपके सिलेबस का भी पार्ट है, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन के सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन की बात की। उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं हो रहा है, ह्यूमन बायोलॉजिकली तो इवॉल्व कर ही रहा है, किया है, लेकिन सोशियो कल्चरल इवोल्यूशन भी हुआ है और हो रहा है, ठीक है। और ये भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर एक सिंगल डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला इन लोग ने, यूनिलीनियर इवोल्यूशनिज्म बोला। यूनिलीनियर इवोल्यूशनिज्म बोला कि एक दिशा में चेंज आ रहे हैं, और ये चेंजेस का नेचर भी इन्होंने बताया कि भाई साहब ये चेंजेस जो हैं ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन में है, प्रिमिटिव से एडवांस की डायरेक्शन में। ये जो स्कॉलर थे यूनिलीनियर इवोल्यूशनिज्म की जो बात कर रहे थे, ये 19th सेंचुरी के समय में थे, खासकर मिड टू लेट 19th सेंचुरी में, लगभग 1850 से लेकर के 1890 फ्रॉम 1850s टू अराउंड 1890s ये क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट अपने वर्क को दे रहे थे। अब इनके वर्क में कुछ कमियां थी, क्रिटिसाइज भी किया गया, और बाद में इनको डिफेंड करने के लिए कुछ लोग और आ जाते हैं जो कि इवोल्यूशनिस्ट अप्रोच को ही फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी कमियों को हटाने के लिए वो यहाँ पे से यूनिलीनियर को हटा देते हैं और कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इवोल्यूशन सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा हो, ठीक है ना। हाँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा, प्रिमिटिव टू एडवांस होगा, अग्री अपॉन दैट, दे सेड। जो नए आए थे, कब आए थे, 20th सेंचुरी में आए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक ही दिशा में हो, वो मल्टी लीनियर भी हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग दिशाओं में भी हो सकता है। तो बहरहाल हम जब यहाँ पर बात करने वाले हैं इस इवोल्यूशनिज्म की, क्योंकि रिलीजन जो है ना वो भी आपका एक सोशियो कल्चरल कंपोनेंट है। सोशियो कल्चरल कंपोनेंट जैसे आपका फैमिली है, मैरिज है, तो ये इवोल्यूशनिस्ट क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का इवोल्यूशन होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर रिलीजन के भी इवोल्यूशन को इन्होंने बताया, और ये क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे। अब इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, पर आपको प्राइमरली, क्योंकि सीरीज़ के अंदर में हम लगभग 15 मिनट के आसपास का समय लेकर के चलते हैं, तो 2 स्कॉलर्स की बात को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ नाम आपको बता देता हूँ, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इस स्कूल के साथ सब्सक्राइब कर रहे थे। आपको हेनरी मेन देखने को मिल जाएंगे, आपको टाइलर देखने को मिल जाएंगे, आपको फ्रेज़र देखने को मिल जाएंगे, आपको आर मैरिट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इवन वो नाम है जो कि आप आर्कियोलॉजी में पढ़ते हो। आर्कियोलॉजी में जब आपको पढ़ाया जाता है ना अलग अलग एजेस, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, अलग अलग एजेस बताई जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, स्कॉलर्स लाइक सीजर थॉमसन एंड पीएफ सुहम, ठीक है। इसको कोलैबोरेट किया था वॉर्सो नाम के एक स्कॉलर ने, वॉर्सो नाम था मेरे ख्याल से, हाँ। बाद में इसका फर्दर डिवीजन किया गया,
स्टोन एज को पेलियोलिथिक नियोलिथिक में बांटा गया, इवन पेलियोलिथिक को लोअर मिडल अपर पेलियोलिथिक में बांटा गया। ये करिश्मा ये किसने किया कंट्रीब्यूशन? दो लोग थे यहाँ पर, एक जो ऊपर वाला जो बात हमने कही वो आपके लबॉक साहब ने, जॉन लबॉक ने किया, और दूसरा पेलियोलिथिक को अलग अलग एंगल में बांटा, लोअर मिडल अपर, ये किसने किया? ये लुइस लार्टेड साहब ने किया, या लुई लार्टेड भी इनको कई बार कहते हैं। तो एक ये जो जनाब है लबॉक साहब, ऑल्दो ये एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लियरली आप इनको नहीं कह सकते हो, बट इन्होंने भी एक इवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ रिलीजन को सामने रखा हुआ है, और ये बेस्ड अपॉन हिज डाटा दैट ही हैज़ गैदर्ड थ्रू एक्सकवेशन, जिस कंक्लूजन पे आए या आर्कोलॉजिकल रिसर्चर्स के थ्रू, इन्होंने उसके आधार पर बात कही है, विच इज़ अनलाइक द रेस्ट ऑफ द अदर्स। ये सारे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो इनका फोकस क्या है? ये ज़्यादातर प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को पढ़ करके या फिर जो एथनोलॉजीज होती है ना, उनके बेसिस पे इन्होंने अपने बातों को कहा हुआ है, उसके बेसिस पे अपनी बातों को कहा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर आ जाता है वो है आपका E.B. टाइलर का, फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी है ये, और कुछ लोग इनको फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं टाइलर साहब को। टाइलर साहब ने एक अपने इंपॉर्टेंट वर्क 1871 में पब्लिश हुआ, काफ़ी लेजेंडरी वर्क है, प्रिमिटिव कल्चर। इसके अंदर में बड़ा सारा कंट्रीब्यूशन किया है ना, बड़ी सारी कल्चर की डेफिनेशन भी ली थी, बहुत सारी चीज़ें किया, और इन्होंने रिलीजन के ऊपर भी बात की। एक इन्होंने एवोल्यूशनरी अप्रोच के तहत ये भी बताया कि किस तरीके से रिलीजन का प्रोग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, एंड ही बेसिकली सेड कि रिलीजन हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम स्टेजेस लाइक एनिमिज्म, देन यहाँ पर पॉलीथिज्म आया, और फाइनली आपको मोनोथिज्म आया। अब इन अलग अलग इवोल्यूशनरी स्टेजेस में इन्होंने कई सारे और भी स्टेप्स बताए कैसे ये पूरी शुरुआत हुई, पूरा नरेशन है जिसको हम अपने लेक्चर्स में पढ़ते हैं, है ना, कि ड्रीम्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा। प्रिमिटिव लोग को ये सेवेज फिलोसफर्स कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? ऑलराइट, मेटाफिजिक्स की बेसिकली ये बात कर रहे हैं, ये ट्रांस माइग्रेशन की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं कि सोल है, गुड सोल है, बैड सोल है, बेनेवलेंट है, मेलेवलेंट है, फ्री सोल है, बॉडी सोल है। एक ऐसी सोल है जो आपके हमेशा बॉडी में रहती है, आपके साथ ही रहती है, और जब निकलती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। और एक ऐसी सोल है जो आपकी बॉडी से जा सकती है, जब आप खासकर सो रहे होते हो तो ड्रीम में दुनिया भर घूम के आती है। इसीलिए जो आप कई बार ऐसे लोगों को देखते हो सपनों में, ऐसी जगहों को देखते हो जो आपने पहले रियल लाइफ में नहीं देखी है, वो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपकी सोल गई थी। इनका ऐसा इन्होंने बताया कि प्रिमिटिव मैन ऐसा सोचता था, क्योंकि उसके पास रेशनल नहीं था, अभी सोच समझ विकसित हो रही थी, जानकारियों को गैदर कर रहा था वो। तो प्रिमिटिव मैन ऐसी चीज़ों को देखता था, सोचता था, उसको लगता था कि इंसान अभी खड़ा है और अचानक से उसको कुछ हो गया, है ना। तो पहली बार वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहा था कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है। ड्रीम तक का उसको पता नहीं था। तो कई बार मरे हुए लोग जब सपनों में आते थे तो उसको लगता था कोई सोल है, स्पिरिट है। तो उसने ये सोचा कि बेसिकली यहाँ पर कोई एक सोल है, और इसी सोल में उसका पहले बिलीव किया। एनिमिज्म में जो वर्ड है ना, ये अनीमा है। अनीमिया का मतलब क्या होता है? अनीमिया नहीं, अनीमा का मतलब क्या होता है? सोल। तो पहला जो प्रिमिटिव मैन था, ये सोल के ऊपर बिलीव करता है कि भाई सोल है, दिख नहीं रही है, सपनों में हमें दिख रही है और कहीं दिख नहीं रही है, हमें ऊपर से इसको सब दिखाई दे रहा हो, हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को, हम जो भी सब्सिस्टेंस मेथड है हमारे, उसको ये ऑल्टर कर सकती है। तो भैया इसको थोड़ा इसके प्रति एक आदर, सत्कार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड रखो। तो ऐसा प्रिमिटिव मैन का दिमाग था, इनका ये मानना था, है ना। ग्रेजुअली नेचरिज्म का स्टेज आया, प्रकृति की लोग पूजा कर रहे हैं, मल्टीपल डीटीज गॉड की पूजा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़े, फेटिश ऑब्जेक्ट की पूजा कर रहे हैं। फाइनली इस स्टेज पे है पॉलीथिज्म। ये पॉलीथिज्म की जो स्टेज है, इसको हिंदी में बहुईश्वरवाद कहते हैं, दैट यू बिलीव इन मल्टीपल डीटीज एंड मल्टीपल गॉड, मल्टीपल डीटीज, मल्टीपल गॉड। अब ये पॉलीथिज्म भी अलग अलग तरीके का होता है। हीनोथिज्म आपने सुना होगा, केथिनोथिज्म आपने सुना होगा, अनलिमिटेड पॉलीथिज्म, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं जो कि हम शायद आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसके ऊपर भी बात करेंगे, अगर आपको जानना हो तो, टाइप्स ऑफ रिलीजन में। सो पॉलीथिज्म की स्टेज आई, और फाइनली जब पॉलीथिज्म से भी आप आगे बढ़ते हो तो सबसे प्रोग्रेसिव और एडवांस स्टेज आई जो कि मोनोथिज्म की थी, जहाँ पर बिलीव इन वन गॉड था। अब इन्होंने ये जो रिलीजन का इवोल्यूशन हो रहा है ना, इसको सोसाइटी के अलग अलग स्टेजेस के साथ में जोड़ा कि एनिमिज्म आपका किस स्टेज पे आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। एनिमिज्म बेसिकली आपका एग्जिस्ट कर रहा है एट व्हेन दी सोसाइटी इज एट सेवेजरी, सबसे प्रिमिटिव स्टेज, इंसान ऑलमोस्ट जंगलियों की तरह है।
पॉलीथिज्म आपका कब आ रहा है? जब फर्दर आपका एक इवोल्यूशन हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज आ रही है और सोसाइटी बार्बरिज्म की स्टेज पे पहुंच रही है। और फाइनली जो आपका मोनोथिज्म है, आपका सिविलाइज स्टेज के ऊपर आ रहा है, सिविलाइज स्टेज के ऊपर आ रहा है। तो इस व्यू के अंदर में एक आपको थोड़ा सा एथनोसेंट्रिक या एथनोसेंट्रिक बायस भी आपको देखने को मिलता है कि भैया हम वेस्टर्नर्स, हम यूरोपियंस, हम क्रिश्चियंस या फिर हमारा धर्म मोनोथिस्टिक है, हमारी सोसाइटी सबसे विकसित है, हम जो कर रहे हैं वही सही है और दुनिया के लिए लैंडमार्क है। तो हम उसको एक तरीके से सही साबित भी कर रहे हैं, है ना, अपने वर्क के थ्रू। इसलिए इसको एथनोसेंट्रिक भी कई बार बोला जाता है ऐसे वर्क को, कि दुनिया जो प्रिमिटिव लोग हैं उसको आपने सीधे सीधे कह दिया कि वो तो जंगली हैं, वो तो पिछड़ी स्टेज पे है और हम ही सबसे उन्नत हैं, हमारी सोसाइटी सबसे विकसित है, हमारा धर्म सबसे इवॉल्व्ड और प्रोग्रेसिव और एडवांस टाइप ऑफ धर्म के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इनका आइडिया था। अब इसके बाद इनके एक स्टूडेंट थे जिनका हमने यहाँ पर आपको नाम बताया, इन्हीं के टाइलर साहब के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि भैया ये पहला स्टेज है ना, वो एनिमिज्म नहीं था। आर मैरिट इनके स्टूडेंट, इन्होंने कहा कि जो पहला स्टेज था वो एनीमैटिसिज्म था। एनीमैटिसिज्म आपको देखने को मिलता है। एनीमैटिज्म में क्या है कि इंसान एनिमेट इनएनिमेट टाइप ऑफ एक पावर में, सुपरनेचुरल पावर के अंदर में बिलीव कर रहा है, जो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर में आपको देखने को मिल रही है, और ये इम्पर्सनल पावर है, ठीक है ना। इन्होंने पॉलिनेशिया के अंदर में वर्क किया था और पॉलिनेशिया के रीजन में इस चीज को, पॉलिनेशिया के रीजन में इस वर्क को इस फिनोमेना को लोग माना कहते थे, माना पावर बोलते थे, कि हर एक चीज़ है ना, मैं स्टाइलिस पकड़ा हूँ, इसके अंदर में एक माना पावर है। यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर में एक माना पावर था। चीज़ों के अंदर में माना पावर माना गया। इंडिया में, अफ्रीका में जब रिसर्चेज हुई तो वहाँ पर भी आइडेंटिकल आइडियाज़ को देखा गया, पाया गया। जैसे इंडिया में कुछ ट्राइब्स उसी सेम चीज़ को, एनिमेटिस्टिक पावर को, ये जो इम्पर्सनल पावर है, इसको क्या बोलते हैं? बोंगा बोलते हैं। बोंगा पावर यहाँ पर बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि पहली स्टेज एनिमिज्म नहीं थी। एनिमिज्म पे या सोल पे बिलीव करना वाज अ क्वाइट इवॉल्व्ड आइडिया इवन फ्रॉम द प्रिमिटिव मैन। इनके हिसाब से, टाइलर के हिसाब से, ये सबसे प्रिमिटिव आइडिया हो सकता है। लेकिन मैरेट ने कहा कि नहीं, ये भी एक बड़ी बात है सोचना, प्रिमिटिव मैन के लिए ये भी सोचना, सोल के ऊपर बिलीव करना, इट वॉज नॉट द सेम केस। तो पहला जो बिलीव था वो सोल में नहीं सीधे गया होगा, सुपर नेचुरल बींग्स में नहीं गया होगा, ठीक है ना। वो बिलीव ऑब्जेक्ट्स के अंदर में जो इम्पर्सनल पावर है उसके ऊपर गया होगा। तो ये इस स्टेज को यहाँ पर लाते हैं। एंड फर्दर जब आप आगे जाओगे तो एक और स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है फ्रेजर। बड़े ही सेलिब्रेटेड स्कॉलर है, सर जेम्स फ्रेजर। सर जेम्स फ्रेजर, जेम्स फ्रेजर अपनी एक किताब इसके लिए बड़े फेमस है खासकर, जिसका नाम है गोल्डन बाउ। ये जो गोल्डन बाउ किताब है, ये आपकी पब्लिश होना शुरू हुई थी अराउंड 1890 से। हमने ये क्यों कहा कि शुरू हुई थी, मल्टीपल वॉल्यूम्स एंड एडिशन इसकी आई और ये 1915 तक सिलसिला इसका चलता रहा। तो यहाँ पर इन्होंने एक इवोल्यूशनरी स्केमा बताया। इन्होंने कहा बिलीव कैसे इवॉल्व आपका होते हुए देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत के समय में इन्होंने कहा कि ह्यूमन यूज टू बिलीव ऑन मैजिक। फर्दर जब सोसाइटी आपकी आगे प्रोग्रेस की तो इंसान रिलीजन के ऊपर बिलीव किया, और फर्दर वो आगे गया तो साइंस के ऊपर गया। इन सारी चीज़ों में कुछ सिमिलैरिटीज़ को भी बताते हैं, कुछ डिफरेंसेस को भी बताते हैं। इवन मैजिक को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, अलग अलग प्रिंसिपल लॉज उसके बेसिस पर डिराइव किए, कि एक है आपकी कंटेजियस मैजिक होता है, एक आपका सिंपैथेटिक मैजिक या फिर होम्योपैथिक मैजिक या इमिटेटिव मैजिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंटेजियन, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, अलग अलग लॉ दिए हैं, अलग अलग प्रिंसिपल दिए हैं, उसके आधार पर मैजिक को डिटेल में स्टडी किया। अब समय हमारे पास कम है, वीडियो में ऑलमोस्ट 1 ही मिनट बाकी है, तो हम ब्रीफली ही इसको डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि मैजिक की जो स्टेज है वहाँ पर इंसान क्या कर रहा था, सुपर नेचुरल पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, टू फुलफिल हिज और हर विशेस। अपनी ख्वाहिश को, इच्छा को पूरा करने के लिए, कि जो भी काम कर रहा था उसमें सफलता पाने के लिए सुपर नेचुरल पावर को कंट्रोल करना चाह रहा है। अब यूजुअली कई बार कोइंसिडेंस से चीज़ें हो जाती हैं, है ना, हुई, लेकिन बाद में वो चीज़ वर्क नहीं की तो इंसान को रियलाइज़ हुआ कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग हमें डिवोट करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। वो सुपरनेचुरल पावर हमसे महान है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो खुश होगी तो हमारा भला करेगी। तो यहाँ पर रिलीजन आया, है ना, जहाँ पर आप कंट्रोल की जगह सरेंडर कर रहे हो, डिवोटी बन जा रहे हो। और बाद में जब और रेशनल आया, साइंटिफिक नेचर सोसाइटी का हुआ, तो वहाँ पर ये जो बिलीफ है ये भी आपको रिप्लेस होते हुए देखने को मिलेगा। तो कॉमनैलिटी क्या है, हर जगह पर कुछ प्लेसेस चाहिए आपको, एक जगह चाहिए,
इन तरीके की एक्टिविटीज़ को, इनसे जुड़े हुए एक्टिविटीज़ को करने के लिए। मैजिक के लिए इंसान कई बार सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो खंडर जैसी जगहों को, शमशान जैसी जगहों को ढूंढता है ना, पुरानी हवेलियाँ को ढूंढता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखती है मैजिक को। रिलीजन की जो एक्टिविटी है, इसको पब्लिकली आप कर सकते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेस, गुरुद्वारे। साइंस लेबोरेटरीज़ के अंदर में, और सबके लिए कुछ एक्सपर्ट्स लगते हैं। यहाँ पर आपको विचेस, विजर्ड्स, सॉर्सरर्स, मैजिशियंस, ये लोग लगेंगे। यहाँ पर आपके प्रीस्ट हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, ये सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट होंगे, पैलेंटोलॉजिस्ट, बाकी जितने भी लोग हैं इस कम्युनिटी के लोग हैं, है ना। लेकिन कॉमन पर्पस सबका एक ही है, क्या? अपने गोल को फुलफिल करना। साइंस में भी आप एक किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही साइंटिफिक वर्क या एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो। रिलीजन में भी आप कुछ चाहते हो ना, कहते हैं ना, सब फरियाद करते हैं, कोई उससे करता है, कोई उसकी करता है। और मैजिक में भी आप अपने जो भी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हो उसी के लिए मैजिक को कर रहे हो। तो इस तरीके से एक इवोल्यूशनरी अप्रोच ने, इवोल्यूशन के टर्म में, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, उसी तरीके से उन्होंने देखा कि सोसाइटी और कल्चर का भी इवोल्यूशन हुआ है, और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हुई। और भी कई स्कॉलर्स हैं, लबॉक और बाकियों के बारे में बात नहीं कर पाए क्योंकि सीरीज़ में हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड समय होता है। बट इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, और अगर आप डिटेल में यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना चाहते हो, कम समय के अंदर में, लिमिटेड टाइम फ्रेम में, रिसोर्सेज के ऊपर टाइम आप एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चरेशन, हर एक चीज़ को आप यहाँ पर सीखना चाहते हो अलॉन्ग विथ नोट मेकिंग, तो आप हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हो। ये बैचेस 2 दिन हो गए मेरे ख्याल से स्टार्ट हुए, लेकिन अभी ओरिएंटेशन चल रहा है। अभी सिर्फ ओरिएंटेशन की क्लास हुई है आपकी, और कुछ क्लासेस अभी बाकी हैं। तो प्रॉपरली हमारी जो स्टडी है वो लगभग 25 तारीख क्रिसमस के आसपास से होगी। क्रिसमस से एक दिन पहले या क्रिसमस के एक दिन बाद हम प्रॉपर यहाँ पर शुरुआत करेंगे चीज़ों को, टॉपिक्स को पढ़ने का। तो समय है, आप चाहो तो एनरोलमेंट ले सकते हो। जो फ़ी है वो 14,999 है। यहाँ पर यूएस लाइव का एक कोड है, इस यूएस लाइव के कोड को आप लगाओगे तो आपको डिस्काउंट कोड अवेलेबल हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा एक्चुअली। और ये यूएस लाइव का कोड आप स्टडी IQ के हर कोर्स में लगा सकते हो। P2I, NCERT, कोई भी कोर्स ले रहे हो ना, SIP, एक कोड लगाना है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाना है। ठीक है। बैचेस के अंदर मैं फीचर्स बता देता हूँ। लाइव क्लास तो है ही, हर जगह होती है। रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हम देते हैं, मतलब आपके पास ऐसा नहीं कि कोई समय की दिक्कत आपको होगी। 1.5 साल तक आपके पास लेक्चर्स रहते हैं। सिलेबस खत्म हो गया पर वीडियो के एक्सेस आपके पास रहता है। सिलेबस तो 5 महीने में मान लीजिए खत्म हो गया। सैटरडे है, संडे है, कई सारी छुट्टी आ रही हैं आपकी, बीच में छुट्टी आती है, फिर भी हो जाता है 5 साढ़े 5 महीने में। पर वीडियो एक्सेस आपके पास 1.5 साल तक रहता है पूरा। टेस्ट सीरीज यहाँ पर पहले से आपको दी जाती है, अलग से नहीं लेनी है। 8 सेक्शन और 4 फुल लेंथ, टोटल 12 पेपर आपको मिलते हैं। कंटेंट टॉप नॉच, एक साथ सारा का सारा मिल रहा है। क्रक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑलराइट, क्रक्स के साथ साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग व्हाट वी कॉल एज हैंड रिटन नोट्स एंड द क्लास PPTs। तो एक साथ सारी चीज़ें मिल रही है, प्लस वैल्यू एडिशन नोट भी फॉर दिस प्राइस पॉइंट। ठीक है ना। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो, एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रही हो, रीच आउट कर सकते हो हमारी आईडी पे। काउंसलिंग चाहिए, अगर ऑप्शन को चुनने में आपको दिक्कत हो रही है तो भी रीच आउट कर सकते हो। फ्री काउंसलिंग सेशन आपका करवा दिया जाएगा इस आईडी पे। मैं खुद ही पर्सनली अगर समय रहा तो आपके साथ कम्युनिकेट कर लूँगा। तो आप अपनी आईडी से, अपनी आईडी नहीं है आपकी इंस्टा की, तो किसी और की भी आईडी से आप मुझे यहाँ पर रीच आउट कर सकते हो। कोई आईडी नहीं है तो फिर आप ईमेल पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो बात हो गई ज्वाइनिंग की और आपके कन्फ्यूजन डाउट्स की। नए बच्चे हमेशा यूएस लाइव कोड लगाएंगे स्टडी IQ के हर कोर्स पे। हाँ, जो बच्चे पुराने हैं वो अगर वापस से स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में, ना सिर्फ ऑप्शनल में, किसी कोर्स में भी एनरोल करना चाहते हैं और उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए ओल्ड स्टूडेंट वाला, तो वो भी मुझे इन IDs पे ही पहुंचेंगे और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पूरा नाम वहाँ पर भेजेंगे। कोड आपके नंबर पर एक्टिवेट करा के आपको भिजवा दिया जाएगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा का पूरा एक साथ 50-55 पन्ने की जो डॉक्यूमेंट है, बुकलेट है, और कई सारे जो नोट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए इन IDs पे आप जा सकते हो। सो होपफुली आपसे बैचेस में मिलते हैं। अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।